हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम कुछ एक फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट आता है साइज। तो साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रिलेशन है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी अच्छे से सीखा था। क्या हुआ था कि जो साइज है, जितना स्मॉल साइज होगा, ठीक है, जितना स्मॉल साइज होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उतना ही न्यूक्लियस का चार्ज बाहर तक जा पाएगा और वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी बॉन्ड में, तो उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो स्मॉल साइज लीड्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशन हुआ? साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है जैसे ही साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे साइज डिक्रीज होगा वैसे ही जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो ये होते हैं इनवर्स रिलेशन में। तो ये वाला रिलेशन हो गया साइज का विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब न्यूक्लियर चार्ज का क्या है? न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैसे ही, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही न्यूक्लियस का चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज उतना ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज के साथ इंक्रीज करती है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर आप डायरेक्टली न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस आ गए। अब आता है हाइब्रिडाइजेशन। देखो, जो ये हाइब्रिडाइजेशन टर्म है ये एक्चुअली आती है चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम ये चीज़ें करेंगे। फिर भी आपको एक शॉर्ट में मैं बता दूं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स है वो इंटरमिक्स होके क्या करती है? हाइब्रिडाइज होती है और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बाकी डिटेल में आप चैप्टर 4 में देख लेना। फिलहाल के लिए क्या होता है, जैसे कार्बन है। अब कार्बन क्या है? बेसिक सी हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं sp2 एंड sp3। ठीक है, डी वाली भी हाइब्रिडाइजेशन आती है लेकिन हम बेसिक से यहाँ पर देखते हैं, बाकी चैप्टर 4 में पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, sp2 एंड sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है, जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी हाइब्रिडाइजेशन उतनी क्या हो जाती है, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जितना s करेक्टर होता है। अब ये s करेक्टर क्या है? देखो, जैसे हमने यहाँ पर sp लिया है, यहाँ पर हम sp2 ले लेते हैं और यहाँ पर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं किसी एक कार्बन की। ठीक है, कार्बन जो sp है और दूसरा कार्बन जो sp2 है, तीसरा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जिसके ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर अगर आप s करेक्टर निकालो, s करेक्टर कितना होगा यहाँ पर बताओ? कितने ऑर्बिटल्स है? 2 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और परसेंटेज एस करेक्टर आपको देखना है तो आउट ऑफ 100 आप देखोगे 100 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 ऑर्बिटल्स है एस एंड पी। तो यहाँ पर कितना एस करेक्टर आ जाएगा? 50% एस करेक्टर, क्योंकि एस का एक ऑर्बिटल है तो यहाँ पर आ जाता है 50%। एस करेक्टर 50% होता है एस पी वाले कार्बन के पास। ठीक है, अब sp2 में क्या है? कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है? एक एस है, 2 p है, मतलब 3 है। तो 100 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 33.33%। ठीक है, तो यहाँ पर जो s करेक्टर आता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन पे जो s करेक्टर है कितना है, या फिर ये कहो कि sp2 में कितना s करेक्टर है। देखो, एक पोर्शन s का है, 2 p के है, तो इक्वली अगर हम तीनों में डिवाइड कर दे तो सबके पास 33.33% आएगा। तो एस के पास कितना पोर्शन है? वो है 33.33%। तो एस करेक्टर इसमें 33.33 है। अब यहाँ पर 4 से डिवाइडेड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 से डिवाइड करने पे ये आ जाता है 25%। ओके, तो यहाँ पर एस करेक्टर इज 25%। अब यहाँ पर एस करेक्टर परसेंटेज एस करेक्टर निकल चुके हैं। अब यहाँ पर रिलेशन हम यूज़ करते हैं कि जो एस करेक्टर होता है किसी भी ऑर्बिटल में जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है, एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मैंने आपको पीछे जब मैंने पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको पढ़ाया था
तो हमने क्या देखा था कि उसका ट्रेंड होता है S का सबसे ज़्यादा, फिर SPDFF का सबसे कम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो S सबशेल होती है, जो S ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज टू द न्यूक्लियस होते हैं, क्लोज टू द न्यूक्लियस। ठीक है, पहली बात वो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, और दूसरी बात उनका जो शेप होता है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल शेप के होते हैं, एस कुछ इस तरह के होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से क्लोज होगा वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन भी तो खींचेगा। तो एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि एस करेक्टर क्या है? एस करेक्टर ज़्यादा होना मतलब एस का पोर्शन ज़्यादा हो रहा है। एस का पोर्शन ज़्यादा हो रहा है तो जो वो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो रही है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल अबाउट द अट्रैक्शन। किसके लिए? अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जैसे ही एस करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन लिखे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन है फॉर अ कार्बन, क्या हो जाएगा? एक कार्बन है, कार्बन डिफरेंट तरीके के आपको दिए हैं, एक है sp हाइब्रिडाइज्ड, एक है sp2, तीसरा है sp3। उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड क्या होंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि उसका s करेक्टर ज़्यादा है, 50% है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो sp आएगा, देन कम्स sp2, और लास्ट में आ जाता है sp3। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर डिफरेंट कार्बन है जिनके sp, sp2, sp3 है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ट्रेंड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? किसी कार्बन के sp कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है फॉर कार्बन्स। ठीक है, ये कार्बन्स के लिए है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ आई कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका क्या रोल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जितना एस करेक्टर बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जैसे कि sp में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होगा? जो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। बाकी चैप्टर 4 में आप सीख जाओगे। ओके, अब आते हैं चार्जेस पे। पहले कैटाइन की बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का क्या मतलब है? किसी एक स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि जब ये न्यूट्रल था इसने इलेक्ट्रॉन को माइनस किया होगा तभी ये पॉजिटिव बना है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। और अगर साइज की बात करें तो मैंने आपको बताया है जो कैटाइन का साइज होता है वो छोटा होता है उसके पेरेंट एटम से, और जो एनायन का साइज होता है वो बड़ा होता है पेरेंट एटम से। ये चीज़ें तो हमने पहले ही पढ़ी है, आयनिक रेडियस में पढ़ा है। ठीक है, तो कैटाइन स्मॉलर इन साइज होते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अगर कम हो गए तो वहाँ पर न्यूक्लियस का इफेक्ट डोमिनेट करता है और जो साइज है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, ये बात थी। अब चार्ज की क्या बात है? जैसे ही चार्ज इंक्रीज होता है, देखो जो कैटाइन है वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जितना ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयर्ड पेयर हो गए बाहर, वहाँ की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? मोर हो जाएगी। ठीक है, वहाँ की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको मेजर करती है? उस एबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक एटम की एबिलिटी जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है इन अ बॉन्डेड स्टेट में। ठीक है, तो इसका मतलब जितना आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना खींचने की पार अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर कंक्लूजन आता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटाइन, चार्ज ऑन कैटाइन, या फिर आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कैटाइन। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कैटाइन, कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटाइन पे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो ये थी कैटाइन की बात। अब एग्जाम्पल इसके देख लो, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि Fe2 पॉजिटिव है और Fe3 पॉजिटिव है, इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एंड क्यों है? तो हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस ओनली चार्जेस का आ रहा है। यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, तो किसका यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी? जिसका चार्ज ज़्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन जिसका ज़्यादा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो यहाँ पर किसका ज़्यादा हो जाता है? यहाँ पर ज़्यादा होगा Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसी तरह से Mg2 पॉजिटिव का भी आप देख सकते हो, Mg4 पॉजिटिव, इस तरह से चल सकते हैं। जो भी इस तरह के आयन में जहाँ पर कैटाइन का
चार्ज डिफर है वहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उसके चार्ज से रिलेट कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब अनायन की बात करते हैं। अनायन का वैसे तो जो पेरेंट एटम होता है साइज से बड़ा होता है, और जितना ज़्यादा साइज होगा, देखो अनायन का साइज बड़ा होता है, तो जितना ज़्यादा साइज होगा तो जो ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनकी तरफ इसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पहले ही यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन। क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें यहाँ से पता चल जाता है इसका। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव है, साथ ही मैं देती हूँ N2 नेगेटिव एंड N3 नेगेटिव। अब इन्हें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है वो बताना है। तो देखो डायरेक्टली हमें पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन। जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो कम किस में है, यहाँ पर O नेगेटिव O2 नेगेटिव में से नेगेटिव कम है, तो नेगेटिव चार्ज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। वहीं सेम रीज़न आएगा यहाँ पर भी, 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव। 2 नेगेटिव लेस नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है N3 नेगेटिव से। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इससे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाय बाय।